फिर भी हम समझते हैं कि जितने लोग हैं ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं और बहुमूल्य लोग हमेशा बहुमूल्य रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। तो ऐसे रत्न हमारे सामने हैं और क्योंकि सवाल इतने आए उन सवालों को एक तरफ से मैं थोड़ा सा गिनाऊंगा और उसका एक तरफ से उत्तर देना चाहूँगा। जैसे पहला उत्तर मैं डायरेक्ट इसी पर देना चाहूँगा कि आखिर हमको आरक्षण दिन क्यों नहीं देंगे, ये सवाल कई लोगों के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ संविधान में लोगों ने ये कहा कि संविधान में व्यवस्था होने के बाद भी हमको आरक्षण क्यों नहीं मिल रही है। इसका सीधा सा रीजन है, संविधान में व्यवस्था अनुच्छेद 16 में दी गई है और 14 में भी व्यवस्था है और साथ में आपको ले जाकर के अध्याय 16 में विशेष व्यवस्था किया गया है। आप उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आते हैं, ये आप देखेंगे संविधान में व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन वहीं पे जब आप चले जाते हैं अनुसूची में, तो अनुसूची आपको ले जाकर के वही आरक्षण को राज्य व्यवस्था में दे देती है, उसी आरक्षण को राज्य व्यवस्था में दे देती है वही संविधान, जो सारी गड़बड़ी तो वहीं से है। अब रहेगा कि हमको मिलता क्यों नहीं है, वो तो एक वहां पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट ये है कि यह लोग तीनों लोग ये लोग तरह की तीन टिकड़ी बना के रखे हैं, एक तरफ आपका न्यायपालिका, दूसरे तरफ विधायिका और तीसरे तरफ आपकी जो है कि शासन प्रशासन जो आयोग, ये तीन लोगों की टिकड़ी बना के रखे हैं। यदि आप चलते हैं मानते हैं सांसद विधायक से, तो वो कहेंगे आयोग से रिपोर्ट ले लीजिए कि वो आपको एससी योग्य है या एसटी योग्य है या किस योग्य है। सांसद विधायक इस चीज को कहेंगे कि पहले आप उनसे अनुमति ले लीजिए और उसके बाद जब आप आयोग के पास जाएंगे तो आयोग सीधे कहेगा कि आप चले जाइए न्यायालय में, न्यायालय आपको आदेश देगा। हमारे विधायक जी ने जो कि रहे होते, हम चाह रहे थे कि वो रुके, लेकिन विधायक जी चले गए, दुर्भाग्य है। लेकिन अगर उनके प्रतिनिधि होंगे तो उन तक पहुंचाएंगे, मैं समझता हूँ कि हर घर में पहुंचाएंगे। जो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, उन्होंने कहा न्यायपालिका पर विश्वास रखिए, लेकिन मैं आपको न्यायपालिका की गहराई बता रहा हूँ। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूँ और अधिवक्ता होने की वजह से मैं समाज की समस्याओं को सबसे पहले ढूंढने का प्रयास किया और ढूंढते ढूंढते मैं आगे बढ़ता हूँ और तब जाके मुझे मालूम हुआ कि न्यायपालिका भी आपको कुछ देने वाली नहीं है। क्यों नहीं देने वाली है, ये आपको एक पूर्ण राशि बता देना। हो सकता है कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा तो हो सकता है कि आवाज भी उठे कि ऐसा आवाज उठा, और जो उठाना आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? आप अगर राज्य विधिक परिषद को देखेंगे और राष्ट्रीय विधिक परिषद को देखेंगे तो दोनों में 25-25 पद है। हर एक राज्य के राज्य विधिक परिषद में 25 पद है और राष्ट्रीय विधिक परिषद में भी 25 ही पद है। अब इसमें दोनों जो है कि विधिक परिषद चाहे राष्ट्रीय हो चाहे आपके राज्य का हो, हर राज्य के विधिक परिषदों में जितने पदाधिकारी हैं केवल 21 परिवार, 25 पद है, 21 परिवार एकदम फिक्स है। आज तक 70 साल में 21 परिवार फिक्स है, उनको कोई हटा नहीं सकता है, उनको कोई नहीं हटा सकता है। केवल 4 परिवार लोग इधर उधर कर देते हैं, 4 पद पे इधर उधर लोग आ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम तो बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अच्छा संविधान है, बड़े अच्छे न्यायपालिका है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपको मिलने वाला नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब क्योंकि मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा, अब इसमें सभी लोगों के जो सवाल रहे उसका उत्तर पूरा आ जाएगा। कैसे मिलेगा हम शुरू से ही कहते हैं। आज देखिए दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा, मैं आपको बता दूं कि आज मेरा इस समाज में अपने समुदाय के लिए आज पहली मीटिंग में, मैं पहली मीटिंग में हाजिर हो रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी मीटिंग में नहीं गया और मैं मीटिंग में खड़ा रहा हूँ। अब आज सौभाग्य से साईं बाबा की इस पावन धरती पर मुझे बोलने का अवसर मिला और साईं बाबा ने जबरन, मैं जहां तक समझता हूं जबरन बुलाया। मीटिंग में समाप्त हो गई, अध्यक्ष उद्बोधन भी हो गया। अध्यक्ष उद्बोधन के बाद मीटिंग समाप्त मानी जाती है, लेकिन उसके बाद भी फिर हमको बुलाया गया। तो इसके लिए हम आयोजक महोदय के भी बड़े बड़े सुझाव हैं और वो जानते थे कि हमारे पास तमाम हीरे मोती बैठे हुए हैं, इसलिए उनको बुला लिया जाए। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सवाल वही जो आती है कि हम एक क्यों नहीं,
और हम एक होंगे कैसे? सवाल वही है। जब हम एक हो जाएं, अभी हमारे सरकार जो है किसी वक्ता ने यहाँ बताया कि हमारी जनसंख्या 18 करोड़ है, पूरे भारत में हमारी जनसंख्या 18 करोड़ है। अगर हम 18 करोड़ में अपनी संख्या जो यहाँ पे आए हुए हैं, राष्ट्रीय महाधिवेशन है, राष्ट्रीय महाधिवेशन है, जितने लोग आए हैं उतने लोगों से उसकी जो है गुणा कर दिया जाए तो 0.01 या 2 या 0.0012 भी आ सकता है। और जितने लोग हैं नियर अबाउट जो अभी दिया गया है, जो पंपलेट भेजा गया था, उसमें 100 से अधिक संगठनों के पदाधिकारियों के नाम थे। भाई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी संगठन को छोड़ दीजिए। अभी साहब ने कहा कि आपको त्याग करना होगा। देखिए 3 चीजें हैं। सभी राष्ट्राध्यक्षों से मेरा जो जितने भी अध्यक्ष हैं, सबसे मेरा यही अनुरोध है कि उनको 3 चीज तो करना पड़ेगा। पहली चीज, त्याग, उनके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। आप त्यागना क्या पड़ेगा? मंत्री जो है विधायक जी ने पहले ही बताया, आपको त्यागना पड़ेगा, त्याग की भावना होनी चाहिए। और क्या त्यागना पड़ेगा वो आप सोच लीजिए। अगर आप त्यागने के लिए तैयार हैं तब तो ये समझ लीजिए कि आप एकता करने के लिए तैयार हैं, और यदि आप त्यागने के लिए तैयार नहीं है तो आप एकता करने के लिए तैयार नहीं है। पहला चीज ये आपको एकदम हमारे भारत में बांध कर रखना होगा कि मुझे त्याग करने के लिए एकदम जो है कि आवश्यक मैं तैयार हूं। दूसरा चीज, त्याग के बाद आपको बलिदान देना होगा। कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको बलिदान देना होगा। जैसे पहली चीज मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं कि पहली चीज आपको अपनी भावना का बलिदान देना होगा। आज सभी पदाधिकारियों को अपनी भावना का बलिदान देना होगा। भावना क्या? कि आपकी भावनाएं जहां तक जुड़ी हुई है, इनसे जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ है, इस नाम से जुड़ा हुआ है, उस नाम से जुड़ा हुआ है, उससे जो आपने जोड़ कर रखा है, उस भावनाओं को आपको बलिदान देना होगा। अगर आप जो है 2 चीज कर लिए तो उसके बाद समर्पण होना चाहिए। जब आप समर्पण होकर चलिए एक साथ हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी त्याग, बलिदान और समर्पण साथ जब आप रहेंगे तब जाके आपका विकास हो जाएगा। और जिस दिन आप एक हो गए, मैं शुरू से कहता हूँ, हम तमाम पदाधिकारियों से मिले, हम 2010 से सभी पदाधिकारियों से जैसे ही मैं लाभ पास किया और सभी पदाधिकारियों से मिलने का प्रयास किया और सबसे मैं इस चीज पर बात कर रहा था। क्योंकि एक मेरा नाम संजीव कुमार नागर है और मैं लिखता हूँ, नागर लिखता हूँ। दुर्भाग्य है कि अभी लोग सोचेंगे कि ये तो नागर है जाट। इसीलिए जब मैं नाम लिखता हूँ तो नाम के आगे लिखता हूँ निसार। अब अगर मैं आपको जो है सजेशन देता हूँ कि आप निसार समाज नाम से संगठन में रहिए तो आपको ये लगेगा कि यह निसार है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सर ठीक है सर, आप जल्दी की बात कर रहे हैं इसलिए हम जल्दी ही बताएंगे, क्योंकि इस पर हम लोगों ने पूरी मंथन की है। हम ऑनलाइन मीटिंग चलाते हैं पिछले 1-2 वर्षों से, और ऑनलाइन मीटिंग चलाने के बाद हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा परीक्षण किया। और परीक्षण करने के बाद सभी जो है जितने उपजाति, अभी आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अभी काउंटिंग हमारे पास नहीं आई है, और नहीं तो उत्तर प्रदेश में कुल है कि 90 उपजातियां हैं हमारी, 90 उपजातियां हैं, उसकी काउंटिंग मैंने रखा है। आपके मध्य प्रदेश में 145 उपजातियां हैं, उसकी भी काउंटिंग मैं रखा हूँ। महाराष्ट्र की काउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे और भी जाते हैं, यहाँ तो समझ से मेरे परे है, इसलिए यहाँ के लोगों से मैं जो है इस चीज का गुजारिश किया कि जितनी आपकी जानकारी में हो, जितने भी उपनाम हैं उनको आप लिख कर दीजिए और उसको देख के देखा जाए कि कितने आते हैं। अब इन सबको मिला करके सबको जांच किया हम लोगों ने, पूरा अध्ययन किया। और चूंकि मैं समय ज्यादा ले रहा हूँ उसके मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा और फिर भी इजाजत चाहूंगा कि समय आप दीजिए, क्योंकि बात आपके एकदम उत्तर की है, आपके आवश्यक चीज है। अगर ऐसा है तो फिर आगे मैं अपनी बातों को रीजन ये है कि हम लोगों ने सभी शब्दों को जो है कि खंगाला, तमाम शब्दों को। मीटिंग होती थी, मीटिंग में जो है कि काफी लंबे समय तक चर्चा होती थी। 10:15 से मीटिंग होती है हर रविवार को। सर हर रविवार को 10:15 बजे से प्रारंभ होती है और वो 12 बजे तक 2 बजे तक मीटिंग हुई है और उसमें चर्चाएं हुई है और चर्चा होकर के सभी शब्दों से आया और उसमें हम लोगों के निशान शब्द मिला। चूंकि मैं बाईपास मल्ला हूं, मैं भी निशान शब्द से चिढ़ता था जब तक मैं स्नातक कर रहा था। यहाँ तक कि जब मैं स्नातक करके एडवोकेट हुआ, वकालत जो है जब किया, वकालत करने के बाद भी उस समय भी मैं निशान शब्द से जलता था। मैं खुद जो है जलता था, कहता था निशान माने निषेध और इसको नहीं मानना है। और इसलिए उस समय हम लोगों ने कार्यक्रम जो है कि संगठन बनाया, उसका नाम रखा था कर्णधार मोर्चा।
लेकिन जब अनुदान मोर्चा रखने के बाद मैं समाज में दौड़ा, तब जाकर मुझे जानकारी हुई कि वास्तव में निषाद शब्द निषिद्ध नहीं है। निषाद शब्द निषिद्ध नहीं है, वो हमको आपको घुमाने के लिए कहा गया है। और निषाद न तो कोई जाति है, न तो कोई आपका उपजाति है, और न कोई किसी का सरनेम है। ये जो लगाया गया है वो भाग्य है, ये हमको आपको घुमाया जा रहा है। निषाद संस्कृत और निषाद सभ्यता है, निषाद संस्कृत और निषाद सभ्यता है। यह इसलिए हमको आपको एकदम बोल करके रोका जा रहा है कि वो निषाद समाज करे, आप निषाद समाज पे मत जाइए। इसलिए कहा जा रहा है कि वो जानते हैं कि निषाद एक शब्द ऐसा शब्द है कि उसको कहाँ भी मान लेगा, कोई भी मान लेगा, और जितने हैं हमें सभी मान लेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि निषाद शब्द को लगाया जाए, क्योंकि निषाद संस्कृत और निषाद सभ्यता से आप है, अन्य से नहीं है। अब निषाद संस्कृत और सभ्यता को दो लाइन मैं बता देना चाहता हूँ। जब सतयुग था, उस समय आपकी सारी चीजें स्मृत में थी, और स्मृतियों का जो काल था उसी को सतयुग कहा जाता था, और वो आपका काल था। और उस समय आप धर्म समाज के हैं, आप प्रतीक को पूजन वाले हैं। लेकिन जो बात ये कि हम प्रतीक पूजक होते हुए आज प्रतीक इंतजार कर रही है कि हमारा वो प्रतीक पूजक जिसको मैंने जो पैदा किया सबसे पहले, जो इस धरती पर सबसे पहले समाज को बनाने के लिए सबसे दूर बैठा हुआ है, और वो दूर बैठ करके अपने में जो है कि वही अभी किसी ने आज मैसेज दिया है, और उसने दिया है कि जो आपके आरएसएस को बनाने वाला है, उसने लिखा है कि यदि आदिवासी एक होने लगे तो उसको बिखेर दो। उसने लिखा है कि यदि आदिवासी एक होने लगे तो उसको बिखेर दो। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम आदिवासी हैं। मैं गाँव से रहता हूँ, मैं अपने कचहरी में भी खुलेआम से रहता हूँ, मैं आदिवासी हूँ। आदिवासी माने वो जंगल में रहने वाला नहीं, आदिवासी माने प्रथम व्यक्ति, जो इस धरती पर प्रथम व्यक्ति है। निषाद शब्द का आपको वहां से मिला जब आप राजनीति खोज किए, तब आपको निषाद शब्द मिला, उसकी सारी उत्तर। अब आगे मैं 2 लाइन कर रहा हूँ, सर समय आप लोगों से ले रहा हूँ कि मैंने इतना मेहनत करने के बाद तब हम लोगों ने बनाया निषाद पर्सनल लॉ हम लोगों ने बनाया, वो आदिवासियों के लिए, पूरे समाज के लिए। और इसमें जल, जंगल, पहाड़, नदी, घाटी वासी, आदिवासी, प्रतीक पूजक जितने हैं सबको रखा गया, किसी को इसमें नहीं छोड़ा गया है। चाहे आप कहाँ रहो, चाहे जो भी हो, सबको रखा गया। और सबसे मेरा चूंकि अभी 10 तारीख में हम लोगों ने इसको घोषित किया, फूलन देवी के जन्मदिन पे उसको हम लोगों ने घोषित किया। और घोषित करने के बाद सहयोग से प्रकाशन की बात चल रही थी, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा कि नहीं, प्रकाशन अभी रोकिए, अभी इसको प्रकाशन रोकिए, कुछ और कार्य है। तब तक आज भी जानकारी चल रही थी 70 की मीटिंग है, और 70 को मैं आने में मैं सक्षम नहीं हूँ, चलने में सक्षम नहीं हूँ। आज यहाँ जो मैं आया आपके सामने, आज के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, आशा दीदी, उन्होंने पूरा खर्च भेजा कि भैया आप आइए हर एक हालत में और पहुंचिए। और तब मैं पहुंचा हूँ, और पहुंचने के बाद अब कहना नहीं चाहिए, दीदी ने कहा मैं कल पहुंच गया दोपहर, समय ज्यादा ले रहा हूँ, मैं कल दोपहर पहुंचा तो दीदी ने कहा कि आप वहाँ घूम लीजिए, आपके त्र्यंबकेश्वर, हाँ त्र्यंबकेश्वर घूम लीजिए। मैं जाता था कि घूमूंगा तो मुझे खर्च लगेगा, इसलिए मैं वहाँ भी नहीं गया, सीधा आपके इस जगह पे आया शिरडी साईं, और यहाँ आकर के इधर उधर और फिर आपके सामने आया। तो आज बस मेरी यही गुजारिश है, आप किसी चीज की रणनीति की जरूरत नहीं है, केवल आप पर्सनल लॉ को देखिए, अगर गलत हो तो उसको कहिए कि हाँ नागर जी ने आपने गलत बनाया। आज के सभी उत्तरों का सवाल, जैसे एक साहब ने कहा कि हमें शासन जो है सेना चाहिए, हमें सेना चाहिए। हमारे एक सेना के जो सेना नायक यहाँ पे आए हुए थे, वो चले गए, भोई समाज के सेना नायक आए हुए थे, भोई समाज के सेना नायक। उसके बाद हमारे भोई समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, और एक और फूलन सेना है। तो इन सारे सेनाओं को हम उसमें जो शामिल कर लें, और सेना यदि होती, हमारे एक पदाधिकारी वहां से आ रहे थे, और सभी पदाधिकारियों के साथ सेना अगर आती, हमारी अपनी सेना अपने एक ड्रेस में होती, उसकी भी व्यवस्था आपकी पर्सनल में किया गया। उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था किया गया है कि पर डे प्रारंभ सुबह जो है कि निषाद मेला में, अब आप लोग इस समझ में ये जो लग रहा है निषाद मेला क्या है। निषाद मेला मतलब निशा माने अंधकार, और डर से दमन करता, अंधकार का दमन करने वाला जो सुबह का मेला होता है, उसे निषाद मेला कहा जाता है। ये आपको जल्दी छुपाया गया, जानबूझ करके वो जानते हैं, उसका पूरा का पूरा विवरण हमने निषाद पर्सनल लॉ में लिख दिया है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग उसको जोड़ के देखें, और इसमें एक और आपको लोगों को सूचना दे दें कि आज ही चूंकि रविवार है और मीटिंग चल रही थी, आपके मीटिंग के दौरान मैं मीटिंग किया, और मीटिंग में मैंने ये निर्णय लिया, लोगों से मैंने बात किया, और हमारी पूरी कमेटी ने पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी लोगों ने ये कहा
कि ठीक है नाना जी, यदि आप एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अगले वर्ष 8 और 9 2 दिन का हम लोगों का कार्यक्रम होगा, राजनीतिक कार्यक्रम विशाल समाज का, और हम वही देखेंगे कि कितने हमारे पदाधिकारी जितने भी हमारे पास नाम लिखे हैं, सबका संगठन भी हम जो कि वोट कर रहे हैं, सबको चाहेंगे कि सबको हम सूचना भी दें, और सबसे चाहेंगे कि कितने लोग त्याग, बलिदान और समर्पण के साथ वहां पर उपस्थित होते हैं। और वो 8-9 अगस्त 2026 को आपके जबलपुर में कार्यक्रम रखा जाएगा, और जबलपुर आपका जो भी केंद्रीय कार्यालय होगा। क्यों केंद्रीय कार्यालय होगा, ये भी आपको एक मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे भारत के कोने कोने से अगर आप देखेंगे तो सबके आने में समय बहुत एक उपयुक्त होगा, और ज्यादा समय किसी को ज्यादा और किसी को कम नहीं लगेगा। तो ये एक सूचना भी आप लोगों को हमने दिया। अब वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे चाहते हैं।